हेलो दोस्तों। आइए हम सब घटना चक्र की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सब आज बिहार स्पेशल की ओर बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल आज हम सब खत्म करते हैं और बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी में आज तक पूछे गए हैं, 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से करते हुए आगे हम सब बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। बस इसको सेट कर लेते हैं। ये 406 पेज में बिहार स्पेशल है। बस 1 सेकंड का टाइम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्ट कर दिए थे, बस फिर से 1 नंबर पेज से स्टार्ट हो गया। बिहार स्पेशल में आज दोस्तों, बिहार स्पेशल से पहले बता दें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हो चुका है। बिहार स्पेशल से पहले हम सबका इस चैनल पे बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ ही ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसीलिए अच्छे से हम सबको इस इनके बिहार स्पेशल के देखने के बाद या उससे पहले ये सब चैनल पे डला चुके हैं। आइए हम सब बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को अब अध्ययन करते हैं और इनका पहला क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं। बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न जितने भी होंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि फर्स्ट में हिस्ट्री से संबंधित जितने भी सवाल हो उसका एक वीडियो बना लें और उसके बाद ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी उसको दूसरे पार्ट में करें। 2 पार्ट में पूरा बिहार स्पेशल खत्म कर देते हैं। ऐसे आइए दोस्तों देखते हैं जितना जल्द से जल्द खत्म हो जाए अच्छे से रिवीजन के साथ। फर्स्ट है ऐतिहासिक परिदृश्य। पहला है हम सबका ऐतिहासिक परिदृश्य। जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? वह एक से अधिक। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे तरीके से देख सके। ये आइए, जुलाई 2019 में बिहार के जुलाई 2019 के महापौराणिक स्थल मेगालिथिक साइट की पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण के लिए विशेषज्ञों के दल ने रोहतास जिले का दौरा किया। ध्यान तब है कि नवंबर 2018 में सोनघाटी सभ्यता के शोधकर्ता श्याम सुंदर तिवारी के नेतृत्व में पुरातत्ववादियों की एक टीम ने रोहतास जिले के अंतर्गत रोहतासगढ़ से 5 बृहत्ता बृहत्तापासनिक स्थल की खोज की थी। बिहार लोकसभा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रकार का उत्तर बी को सही माना जो त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए, ये पहली साइट जो है ना रोहतास जिले के दौरा किया था, ठीक है, इसीलिए बी को माना जो कि गलत है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, आइए बी नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, वह है नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति है, पूरा पाषाणिक संस्कृति नहीं है, मध्य पाषाणिक संस्कृति नहीं है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति नहीं है। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल से नव पाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई। इस पुरास्थल का उत्खनन विभिन्न सर्वे में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय के द्वारा किया गया। यहाँ मानवीय अधिवास के साक्ष्य नवपाषाण काल से दृष्टिगोचर होता है। भारत की किसी नदी घाटी में खोजी जाने वाली यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल है। आइए, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का जो भ्रमण किया, ये डेट गलत है।
ये भी गलत है, ये भी गलत है। आइए डिटेल देखते हैं हम सब। कब एग्जैक्ट आया था? चीनी यात्री इत सिंह 671 से 695 ईस्वी, जब 37 वर्ष की आयु का था, अपने कुछ बौद्ध सहयोगी के साथ बौद्ध धर्म की अवशेषों को देखने की इच्छा से भारत का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उनके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले कंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमत्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। यानी चीनी यात्री इत सिंह जो है 671 से 695 ईस्वी के बीच आया था, ठीक है। और इसमें देखिए 695 से इत सिंह जो है 671 से 695, बस 671 ऑप्शन में भी नहीं है दोस्तों। 671 से 695 ईस्वी के बीच आया था इत सिंह। तो 671 से लेकर 695 ईस्वी में देखिए 600, 405 है नहीं, 635 है नहीं, 637 सब गलत। 671 से 695 के बीच आया इत सिंह, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। मलिक इब्राहिम नहीं था, इल्तुतमिश भी नहीं था, अली मर्दान खिलजी भी नहीं था, ठीक है। आइए ये एक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया और नालंदा एवं विक्रमशिला महाबिहार को तहस नहस कर दिया। अतः बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। आइए नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। सिंपल। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, ये बख्तियार खिलजी ने किया था। आइए बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में जो है ना तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बख्तियार एक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इतना नाम याद नहीं रहेगा, बस बख्तियार खिलजी अगर ऑप्शन में आता है तो ठीक है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी याद रखना। बिहार में जो ना तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। आई बिहार पर जो ना बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। यह किससे प्राप्त हुआ? तबकात नासिरी से प्राप्त हुआ। तबकात नासिरी, तारीख हिंद से नहीं, ताजुल मासिर से नहीं, तारीख मुबारक शाही से नहीं, तबकात नासिरी से, याद रखना। बिहार में जब बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो प्राप्त हुआ था तबकात नासिरी से। आइए प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार जो है मिन हजरुद्दीन सिराज ने मिन हजरुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों का बारे में वर्णन किया है। मिन हजरुद्दीन सिराज, याद रखना है, उसकी पुस्तक है तबकात नासिरी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में जो निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक ने, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नालंदा बिहार में दफनाया गया। मध्यकाल में जन बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। वह है 2 3 4, 2 3 4। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में, बस। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। आइए मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध विहारों अथवा मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह पाल वंशीय शासक भोपाल द्वारा जो निर्मित करवाए गए उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन यहाँ मनेरी के दरगाह के लिए जाना जाता है। बिहार की सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफियों के संप्रदाय से है? इसका संबंध फिरदौसी, यानी कि संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? संप्रदाय का नाम फिरदौसी संप्रदाय। आइए सफरुद्दीन अहमद जन्म 1263 ईस्वी में मनेर
शरीफ मनेर शरीफ पटना में हुआ था। मृत्यु 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। सफरुद्दीन मनेरी फिरदौसी सिलसिला के सूफी संत थे। उन्होंने सुहार वर्दी के अरबी कीर्ति अदल उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। पटना को जो है ना प्रांतीय राजधानी बनाया। पटना को जो है ना प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ये 1996। तारीखे तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना को प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना मगध के सम्राट अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी? वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये था 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में था। डच कंपनी की रुचि जो है सूती वस्त्र से व्यापार करता था, चीनी सोरा, अफीम से संबंधित ही व्यापार करता था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत 1733 में मिलाया गया। 1733 में 1733 में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल का तत्कालीन नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने बंगाल प्रांत के 4 भागों में बांटा। पहला सेंट्रल डिवीजन, जिसमें मध्य पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था। दूसरा था ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी एवं दक्षिणी बंगाल शामिल था। तीसरा था बिहार डिवीजन और चौथा था उड़ीसा डिवीजन। यानी कि चार यानी कि चार बंगाल जो है ना प्रांत के 4 भागों में बांटा था। शुजाउद्दीन मोहम्मद ने जो ना बंगाल को 4 प्रांतों में बांटा था। पहला सेंट्रल डिवीजन, फिर दूसरा था ढाका डिवीजन, तीसरा में था बिहार डिवीजन और चौथा में था उड़ीसा डिवीजन। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अलीवर्दी को 1733 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का नायब यानी सूबेदार यानी डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब यानी सरफ सरफराज के समय बंगाल के नवाब सरफराज के समय बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया। सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में 1740 में मार दिया और 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। यानी सरफराज खां को 1740 में गिरिया के युद्ध में मार दिया और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान जो समाप्त हुआ 1759 में। ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल से संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से डायरेक्ट उठाता है प्रीवियस ईयर। मुगल सम्राट अली गौहर 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और उसी वर्ष उसने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया तथा अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। शाह आलम द्वितीय रखा। शाह आलम द्वितीय ने पटना के समीप स्थित गुलजार बाग की अंग्रेज फैक्ट्री में अंग्रेजों के नियंत्रण में उसका राज्याभिषेक 1761 में किया गया। उसके समय ही पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। बिहार में जो ना परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में जो ना परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, आइए उसका कारण था भू राजस्व का राजस्व भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका कारण यही था। जमींदार का जमीन पर अधिकार न करना ये नहीं था। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। जमींदारी प्रथा का निर्मूलकरण ये भी नहीं था। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना
ये था परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। ये व्यवस्था 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दी गई, जिसे अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना और मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र जो था ना, किसका था? सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी आंदोलन का गोरखा। 1830 के समय जो ना, ये बहावी आंदोलन का पटना नगर केंद्र था, बहावी आंदोलन का। ठीक है, आइए देखते हैं। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ और उसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव यानी मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह इस्लामिक सुधार आंदोलन था। भारत में जन बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी के सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश विरुद्ध बगावत करे? ये थे रॉबर्ट मोंटगोमरी। इस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। ये था रॉबर्ट मोंटगोमरी। बहावी आंदोलन तीव्रता से कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस कार्रवाई प्रारंभ कर उनके विरुद्ध न्यायिक अभियोजन को तेज कर दिया। इस मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सरकार को कई ब्रिटिश कई ब्रिटिश विरोधी विरोधी कुशल संचालन केंद्रों का पता चला। इस दौरान पंजाब के न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मोंटगोमरी ने रिपोर्ट दी कि पटना और थानेसर यानी थानेश्वर के मुसलमान पेशावर के यानी कि पंजाब के न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मोंटगोमरी ने रिपोर्ट दिया था। रॉबर्ट मोंटगोमरी ने रिपोर्ट दी कि पटना और थानेसर के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ। किसी भी प्रमाणिक स्रोतों में बिहार में चौरी विद्रोह का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में 1767 से 1802 तक चला था। हालांकि यह विद्रोह 1798 में अपने चरमावस्था पर था। इस आधार पर बी होगा। बिहार में चौरी विद्रोह 1798। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो ना छोटा नागपुर का विद्रोह जो ना 1858 से 59 से एग्जैक्ट स्टार मार्क्स आइए देखते हैं क्या है। 1831 32 55 56 आइए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह को लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं, इसलिए ना यानी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से विद्रोह ही नहीं हुआ, इसीलिए स्टार मार्क्स बीपीएससी दिए। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह याद रखना। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ। संथाल विद्रोह 55 से 56 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ। तब कोई विकल्प सही नहीं। आइए 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? संथालों ने जो किस कमांडर को हराया? कैप्टन नेफ फैमिली नहीं, लेफ्टिनेंट वास्टिन नहीं, मेजर बारो को। 1855 में संथाल विद्रोह में जो मेजर बारो को हराया गया। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के
भोगंडी यानी वर्तमान समय झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है, विद्रोह कर दिया। उन्होंने एक साथ पुलिस और डिपुओं पर आक्रमण किए थे। इसका नेतृत्व सिद्धू और कनौज, चांद, भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये 1855-56 में। संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1855-56 में। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कन्हौ ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता जो है सिद्धू और कान्हू थे। उस क्षेत्र को पहचान कर जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, वह भागलपुर से राजमहल। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में जो अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, वह है भागलपुर राजमहल। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। इसकी मुख्य शिकायत भद्र लोग अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्र लोग का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को जो है ना दिकू कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से धारण कर दिया। विद्रोहियों ने भागलपुर राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र में शासन के अंतर्गत आ गए उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी का नेतृत्व किया था। उसका जन्म 1875 ईस्वी में उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुआ था। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्मा पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुए। 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो यानी देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उन्होंने साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। इस दौरान 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया और जून 1900 में जेल में ही मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता जो है बिरसा मुंडा था। ध्यान रखना, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता जो है ना बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची था। मुंडा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का उद्देश्य जनजाति के समाज सुधार करना, उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगों की पूजा को छोड़कर अनेक अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिम बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था। बिरसा मुंडा विद्रोह विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है रांची में हुआ था। देखिए, ये 70वीं में पूछा है री एग्जाम में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? चंपारण में तो नहीं है, तो बलिया में भी कहीं रांची होगा। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेतृत्व कौन था? 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति के नेतृत्व सिंपल है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा, कब पकड़ा? ये क्वेश्चन ठीक है। 3 फरवरी 1990 को 3 फरवरी 1990 को सोते हुए पकड़ा। 3 फरवरी को सोते हुए पकड़ा। आइए डिटेल देखते हैं। सोते हुए तो नहीं, 3 फरवरी 1990 गलत है। आइए, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा। यही गलत है। 1899 से 1900, वही तो। ये बिरसा मुंडा का विद्रोह जो 1899 से 1900 के बीच का ही मुंडा विद्रोह था, ठीक है। तो इसीलिए 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा और जून 1900 को जेल में मृत्यु हुआ। और यहाँ क्वेश्चन हम सबका था, यहाँ बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा, कब पकड़ा?
1990 नहीं होगा, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा, ये मिसप्रिंट है। 3 फरवरी 1900 होगा, ठीक है। ये 3 फरवरी 1900 इसका आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा 3 फरवरी 1900, 1990 नहीं होगा, 1900। आइए, वहाँ गलत था दोस्तों, सही कर दिया है। बिरसा मुंडा द्वारा जो ना किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, कमांडर इन चीफ गया मुंडा को नियुक्त किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। ये बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है, टीचर वाले ध्यान से देखो। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए बिरसा मुंडा आसपास के गांव से आदिवासी युवकों को एकत्र कर उन्हें सशस्त्र संघर्ष के लिए ट्रेनिंग दी। बिरसा द्वारा जो न अपनी एक एकत्रित सेना यानी बिरसा दल के कुशल संचालन के लिए मुंडा को बिरसा दल का मंत्री और सेनापति कमांडर इन चीफ बनाया गया मुंडा को। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, बिरसा मुंडा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका मतलब झारखंड के पक्ष में नहीं था, उत्तरांचल के पक्ष में नहीं था, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पक्ष में नहीं था। आइए किसके पक्ष में था देखते हैं। बिरसा मुंडा जो है अंग्रेजों के छोड़ने के, अंग्रेजों से मुक्ति चाहता था। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था, बस वो अंग्रेजों से नीति का विरोध हो रहा था कि भूमि सब पे अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, जहाँ पे आदिवासी सब रहते थे, वो सब छोड़ने के लिए बोल रहे थे। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का क्रम इस प्रकार कौन कौन से है, देखिए। स्टार्ट हुआ कहाँ से, रोहनी, रोहनी रोहनी में हुआ, फिर पटना, रोहनी झारखंड में, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, इस तरह से स्टार्ट हुआ। आइए डिटेल देखते। कंपनी सरकार के कई कारणों से बिहार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के, देखिए देवघर में देवघर सब डिवीजन के रोहनी नामक गांव से पांचवी इरेगुलर कैवलरी यानी पांचवी अस्थायी घुड़सवार सेना की एक कंपनी का मुख्यालय था। और 12 जून 1857 को पहले पहल इसी टुकड़ी ने खुला विद्रोह किया। पटना में जो है 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ और बेस और बारी बारिश अली की गिरफ्तारी हुई। 23 जून 1857 के पश्चात बारिश अली गलत है कुछ, इसका नाम आगे नेक्स्ट बताएंगे, कुछ अलग नाम है। 23 जून 1857 के पश्चात जुलाई 1857 के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर तथा जुलाई 1857 के अंतिम सप्ताह में कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया, ठीक है। निम्न में से कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था, निम्न में से कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, कौन सा कारण नहीं था। और ईस्ट इंडिया सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण कौन कौन सा, वो पहले ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो कर रहा था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी दे रहा था। भत्ते पर रोकथाम, ये भी कर रहा था। विद्रोही बनाने का कारण नहीं था कौन, अधिकारियों को अक्षमता, अधिकारियों को अक्षमता, यही सही होगा और यही गलत है। अधिकारी को अक्षम नहीं थे, उसके अधिकारी सब सक्षम थे, अक्षम नहीं थे। अंग्रेज अधिकारी की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। उन्हें अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेज हुकूमत ने लगभग 100 वर्ष से अधिकांश भारत पर कब्जा कर लिया था। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण जो सिपाही विद्रोही बनाने में सहायक थे। यानी कि ये सब जो कारण है ना, सिपाही के विद्रोही बनाने का कारण था। ईसाई धर्म फैलाना, कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के सिपाही को आदेश दे रहा था, भत्ते पर रोकथाम कर रहा था, सही से वेतन नहीं दे रहा था। ये सब कारण जो है ना सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे, यही सब कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा, महाराजाओं, हथवा हथवा महाराजाओं और
उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये सही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा और डुमराव तथा हटवा के जमींदार शामिल थे। हतवा महाराज, हतवा महाराज जो है ना, बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा यानी भोजपुर जिला से संबंधित थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का डंडा झंडा जो है ना बुलंद किया। प्रकृति ने उन्हें हृदय शौर्य वीरता और सेनानायक का आदर्श गुणों से भंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना गया। उन्होंने तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेज की सत्ता को तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु यानी वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उसने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान वह अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर को से पराजित होकर इसी समय विलियम टेलर से पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को वीर गति के 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुआ। हालांकि कुछ स्रोतों में कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, इसलिए 26 अप्रैल 1858 को याद रखना है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? कुंवर सिंह जो है 1800 कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? वह थे आराम में। आराम में। आइए कुछ बड़ा करते हैं। हाँ ठीक है। आइए, जब जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा जो जगदीशपुर के राजा जगदीशपुर के राजा थे जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वह था बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? वह था बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वह था कुंवर सिंह ने। आइए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत अभी हम सब पढ़े ना ऊपर, 26 अप्रैल, सॉरी 26 अप्रैल 1858, याद है? 26 अप्रैल 1858 ऊपर हम सब देख चुके हैं। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो ना 22 अप्रैल 1858 में प्रवेश किए थे। और 22 अप्रैल, इसको पेन को थोड़ा पतला करते हैं दोस्तों। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह लगभग 1000 पैदल सैनिक और घुड़सवार के साथ जगदीशपुर पहुंचे। अपनी जख्मी बांह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा मां में समर्पित कर दिया और 22 अप्रैल को प्रवेश किया। और 26 अप्रैल, जो हमसे ऊपर पहले 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। बिहार 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया? इसमें जो न कुंवर सिंह इसमें जो न कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद में कुंवर सिंह के नेतृत्व किया। 1857 में जब उन्होंने दानापुर में तैनात सिपाहियों को कमान संभाली, तब वह 80 वर्ष के थे।
जिलों का होना त्रुटिपूर्ण। 1857 के दौरान 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। किसका केंद्र था ये? जगदीशपुर। क्या हो रहा है? आइए तो देखते हैं फिर से पूछता क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में जो ना 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। अच्छा, ये जगदीशपुर में बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर 1855 से 57 और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था? इसके ऊपर सेना जो आया था विलियम सेना जो था सेना जो था ना दोस्तों, सेनापति विलियम टेलर याद आ रहा था, बस कंफर्म के लिए सोचे देख ही ले। सेनापति जो है विलियम टेलर अंग्रेजों ने विलियम टेलर को ही कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं। विलियम टेलर को ही विलियम टेलर, इसमें कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? इसका नाम है विलियम टेलर। ठीक है, आइए। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, किसने कहा था? वो कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह के नेतृत्व किया था। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन कर दिया था। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन कर दिया। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये कौन सा भाग अप्रभावित रहा? आइए देखते हैं। मुंगेर। मुंगेर जो है ना अप्रभावित, दानापुर प्रभावित था, पटना भी प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर भी नहीं। कौन प्रभावित था? ये था मुंगेर। है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में जो ना आरा वर्तमान भोजपुर जिले के मुख्यालय दानापुर, पटना और मुजफ्फरपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। पटना में जो ना पीर अली पुस्तक विक्रेता, ऊपर में ये क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि 1857 से क्रांति था, पटना में कौन कर रहा था? पीर अली है। 1857 की क्रांति पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो अंग्रेजी काम कर रहे थे उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। अंग्रेज 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा। अंग्रेज मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा। रिक्त स्थान की पूर्ति। बंगाल और बिहार में जन भूमि पर किराएदारी अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। यह 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जन अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्ती को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किया। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार उड़ीसा के केवल कुछ हिस्से में लागू बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिक यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया।
बंगाल और बिहार में जो है भूमि कर किराएदारी के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? यह 1885। 1900 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई क्या बैट बगारों पर? 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई बैट बगारों पर। वर्ष 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बैठ बगारी का बलास्त श्रम प्रथा पर रोक लगाई। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है कब पारित हुआ? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में। वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, वह बिहार में। 1904 में जो है ना गोल्डन लिंक की स्थापना, देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना, उस समय बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। 1904 में जो ना देवघर में गोल्डन लिंक सोसाइटी की स्थापना हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। मुंगेर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इसका समर्थन किया। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना हुई? वह देवघर। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना की गई? वह देवघर। बिहार में जो ना प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? वह 1908। बिहार में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन 1908 में हुआ। ये क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया 11वां में, ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन भी है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में किया गया, इसका मुख्यालय पटना में था। मुजफ्फरपुर में जो ना किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये 1908 में, ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी पर किंग्स फोर्ट की गाड़ी समझकर बम फेंका, उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाला मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थी। दुर्भाग्यवश वो मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? हुआ था मुजफ्फरपुर। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। आइए ऊपर हम सब देख चुके हैं। केनेडी और उसकी पत्नी मारी गई। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? वह सचिंद्रनाथ सन्याल ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल। क्रांतिकारी गतिविधि को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित सिंहासनात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करने और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? वह सचिंद्रनाथ सन्याल। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? वह सचिंद्रनाथ सन्याल। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? वह दरभंगा के राजा। 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
पटना में रखा गया। कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधुलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन को महासचिव डी वाचा और डी ए खरे थे। मौलाना मजरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चूंकि पटना के बांकीपुर में कांग्रेस और 27वां अधिवेशन हुआ था, अतः किसी प्रश्न के विकल्प में बांकीपुर और पटना दोनों होने पर स्थान विशेष के आधार पर बांकीपुर को ही प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर में हुआ था। 1912 में जन पटना में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है आर एन मुधोलकर। याद रखना, आर एन मुधोलकर थे 1912 में पटना में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर एन मदलकर। ये 70 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन देखिए टीचर में भी पूछा गया था। और क्वेश्चन देखिए एक 2011 सीधे कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन अधिवेशन 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। ये भी 70वें पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन के निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और श्रीनिवास अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। उसके उपरांत कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की। बिहार में जो ना किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 का अधिवेशन हुआ? गया में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। हम सब ऊपर अभी देख चुके हैं, जो कि कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के आयोजन गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? गया अधिवेशन जो है ना 1922। गया अधिवेशन जो है 1922। गया अधिवेशन जो है 1922। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? वह श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। श्री दीप नारायण सिंह विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले विशेष उपस्थित थे। ध्यानतब है कि दिए गए प्रश्न बिहार प्रांतीय कांग्रेस के स्थान पर बिहार प्रांतीय सम्मेलन होना चाहिए। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुरदास ने 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुरदास ने 1906-7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बिहार में जो अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया और वे बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी। बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी। संपूर्ण बिहार में जन पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन को अगवा बने। बिहार के बंगाल के पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित दरबार में स्वीकार कर लिया गया। ब्रह्मदेव प्रसाद और अली इमाम और मजरूल हक
और हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा 7 हो गए। और 1908 में 1908 से 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अप्रैल 1912 में अप्रैल 1912 में बंगाल से अलग होकर नवीन प्रांत बिहार और उड़ीसा का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया प्रांत बनाया गया था। एक अलग भारतीय प्रांत के रूप में बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 से प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 1936 के रूप में प्रभावित हुआ। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? बिहार राज्य जो है ना, में से कोई नहीं। 1915 नहीं, 1911 नहीं, 1906 नहीं, ये ये 1936 होगा इसका आंसर। 35 अधिवेशन के तहत 1 अप्रैल 1936 ऊपर पर है, अप्रैल है। हाँ, 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा का गठन हुआ और एक बिहार राज्य प्रतिष्ठित हो प्रतिष्ठित हुआ। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? इसमें हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ये 1897 नहीं, 1905 नहीं, 1907 नहीं, 1912 हो सकता था। यानी कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, ये पूछ रहा है। स्वतंत्र प्रदेश बना 1936 में। 1936 में 1 अप्रैल 1936, इसीलिए आइए डिटेल देखते हैं। इसीलिए 1912 भी नहीं होगा, युक्त में से कोई नहीं है। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए प्रांत का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। और 22 मार्च को हम सब बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, इसलिए वो बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी लिया। ठीक है, अलग हुआ, स्वतंत्र प्रदेश बना 1912। 1912 भी सही है, 1936 भी सही है, क्या करेगा? अब तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, कोई बात नहीं, जो रहेगा मार देना, एक ही रहेगा, ये तो फिक्स। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार बंगाल से अलग हुआ, इसमें आएगा तो 1912 एकदम सटीक। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार जो है बंगाल से पृथक कब हुआ, ये 1912 से ही। बिहार की स्थापना कब की गई? 1912, ये भी सही। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1936 हो रहा है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936। भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936, क्योंकि 1 अप्रैल को ही 1 अप्रैल को ही 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार भी अलग हुआ और उड़ीसा भी अलग हुआ, दोनों का अपना अलग अलग राज्य बने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? यह 1936। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन 1936। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये भारत शासन अधिनियम 1935। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये 1936। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ये 1936। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूलिंग की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट हो जाएगा। आइए, ये 71 में पूछा गया था। एनी बेसेंट वर्ष 1918 में 2 बार बिहार यानी पटना आई। 18 अप्रैल 1918 को होम रूलिंग की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और 25 जुलाई 1918 को होम रूलिंग के विचार जानने जानने के उद्देश्य से इस दौरों के दौरान उन्होंने सभाएं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाया और लिंग की संगठनात्मक शक्ति को मजबूत किया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 के प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया?
बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? वह है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरवा भाग नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी की लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर नील की खेती के तीन कटिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को से उनकी जान बचाए, वो बत्तख मियाँ। क्वेश्चन 69 में पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बगान के प्रबंधक डब्ल्यू.एम. डरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज का आमंत्रण दिया और डरविन ने अपने रसोइये बतख मियाँ को गांधी जी को जहरीले दूध परोसने के लिए कहा था, लेकिन बतख मियाँ ने आदेश का पालन नहीं किया। गांधी जी के जहरीले दूध की सच्चाई बता दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। इसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई हुआ बतख मियाँ। बिहार की तीन कटिया पद्धति में तीन नील की खेती के भूमि का कितना भाग जो ना अमानत रखा जाता था? वह 3/20। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा को रखा जा नील की खेती के लिए। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। बिहार के तत्कालीन चंपारण किसानों के जमींदार 3/20 यानी 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तीन कटिया पद्धति कहते हैं। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण आए। बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति को सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रेरियल इंक्वायरी कमेटी या चंपारण इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं एक सदस्य थे। इस कमेटी की सलाह पर सरकार ने तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसान को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। जम जब जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? ये उपयुक्त में से कोई नहीं है क्या? आइए देखते हैं। उमेश, ये तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। आइए व्योम केश चक्रवर्ती तो है ही, और एस एन हल्दर, ये दोनों होगा। एक से अधिक आंसर होगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 को सुरेंद्र नाथ हल्दर और व्योम केश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। आइए अब हम सब 100 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका नामकरण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं, साइमन कमीशन के नहीं, चंपारण सत्याग्रह नहीं, भारत स्वतंत्रता के अवसर। इसका ऑप्शन यही होना, स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था 1947 में। अब आइए देखते हैं क्या है इसका डिटेल। गांधी मैदान जो है ना, बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। अच्छा, 1948 से पूर्व था। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी का विशाल जनसभा 1918 में गांधी मैदान में आयोजित हुआ। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची
तो हेलो दोस्तों, आवाज़ पता नहीं किस क्वेश्चन से आवाज़ आप सबको नहीं जा रहा होगा, इसके लिए सॉरी। खैर क्वेश्चन तो आप सबको दिख ही रहा होगा और आगे इस कुछ क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ध्यान नहीं दे पाए एकाएक अभी देखिए माइक का लाइट ऑफ हो चुका था। ठीक है, आइए देखते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन माइक डिस्चार्ज हो गया कब पता ही नहीं चला। ठीक है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 136 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल शंकर तियान, अंबिका चरण सिन्हा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जबकि 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? वह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया और 1934 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई और आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। इसके गठन में जयप्रकाश नारायण की प्रमुख भूमिका थी। 1934 में जो बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिहार के समाजवादी पार्टी की ओर से 1934 में पटना में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में संपूर्णानंद की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। इस मीटिंग में समाजवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, यह 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। 1939 में बिहार में जो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल शंकर न्याय ने। 1938 से 39 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह ने अंबारी किसान आंदोलन का नेतृत्व राहुल शंकर ने किया था। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में जो बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? बर्खास्त आंदोलन जो है 1900 बर्खास्त आंदोलन जो है ना स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 1937-38 के मध्य बिहार में जो बर्खास्त आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सदानंद सरस्वती थे। बर्खास्त का अर्थ होता है काश्तकार का स्वयं जोता हुआ। प्राय जमींदार बर्खास्त भूमि में जो काश्तकार को बे बेदखल कर देते थे। इस आंदोलन के प्रमुख किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? वह था मुंगेर। मुंगेर जिले में नाकाम कर दिया। 1930 से 32 के मध्य बरही यानी बढ़ैया कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत नाकाम कर दिया 1930 से 32 में। 1930-32 में बढ़ई कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? मुंगेर में। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किनको मार दिया गया था? में से कोई नहीं। विक्रम विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था? इसमें कोई नहीं। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय रंगनाथ शर्मा उर्फ रंगनाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ 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 शर्मा को 17 अगस्त 1942 को पुलिस के द्वारा गोली से मार दिया गया। रघुनाथ शर्मा था लिखना था।
रघुनाथ सिंह है, इसीलिए इसको रघुनाथ शर्मा की जगह सिंह लिख दिया गया, बच्चा कंफ्यूज है। और में से कोई नहीं भी ऑप्शन है फंसाने के लिए, एक तरह में बीपीएससी का क्वेश्चन है, इस लेवल का आप क्वेश्चन सेट हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए रघुनाथ शर्मा अच्छे से याद रखना होगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना उनके सहयोगियों को 1942 में हुई थर पकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए, उसके रेल सेवाएं पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला था पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी और प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन में कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन के क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। इसमें पुलिस थानों के रेलवे स्टेशन पर डाकघरों पर हमले किए गए, रेल लाइनें उखाड़ दी गई, इसमें रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस समय में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंगाल में बिहार में जो है कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिससे पटना अधिक प्रभावित रहा। अभी भी आंदोलन होता है तो पटना केंद्र में आ जाता है दोस्तों, इसी प्रकार वो तो हेलो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? हुआ था 1942 में जो ना भागलपुर में, 1942 में भागलपुर में, 1942 में जो ना 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की थी? हुआ था भागलपुर। 1942 में 1942 के भागलपुर छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, आइए 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में जना भारत आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन किन्होंने मार्गदर्शन किया था? वह था नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन के मार्गदर्शक नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर डब्ल्यू सी आर्चर ने इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे 7 छात्रों की मृत्यु हो गई, जिससे घायल हुए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? वह है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्ष 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में बिहार के प्रीमियर के रूप में चुने गए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर में। आइए देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू के पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्यकारी कार्य समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ भाई पंत और प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉक्टर पटाभी सीताराम भैया, सैयद महमूद आचार्य, जेबी कृपलानी आदि के अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्होंने पटना में ही गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया था।
7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाए गए? पटना में। दोस्तों एक बात तो बोलना पड़ेगा, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों का कानून जस का जस अभी भी। कोई भी आंदोलन होता है, नेता सबको जिससे भय रहता है, जिससे लगता है कि ये आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है, उसको नजरबंद सीधे सीधे डिटेन कर लिया जाता है। क्या फायदा? कुछ सेम कानून पे चल रहे हो, अंग्रेज हटा के खुद अंग्रेज बने पड़े हो। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को उन्हें पटना लाया गया। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बंकीपुर जेल भेजा गया। जगत नारायण लाल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर बंकीपुर जेल भेज दिया गया। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने कांग्रेस मैदान पटना में सभा को संबोधित किया और लोगों में सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे? वो समय था दीपावली का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण नवंबर 1942 में दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? वह है जयप्रकाश नारायण। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था शिव कुमार और वह था शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान शिव कुमार और रामानंद हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में पहचान मिली। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस नेता गिरफ्तार न हो सके जो कांग्रेस नेता गिरफ्तार न हो सके उन्होंने भूमिगत रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली नामक प्रमुख नेता थे। ये सब गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन भूमिगत होकर आदेश देते रहे। कांग्रेस आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? यह था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जेल से फरार होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण नेपाल में आजाद दस्ता गठित किया था। आए दोस्तों, ज़्यादा अब नहीं बचा है बस। अब हम सब बिहार स्पेशल के हिस्ट्री को अब अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? वह थी पटना। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना। पटना क्षेत्र की। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस महिलाओं में प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी और राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को जो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर भूमिगत रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जो लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना और जयप्रकाश नारायण की मांग की गई।
श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण सिंह समाजवादी थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? वो थे शिलभद्र रियाजी। वो थे शिलभद्र रियाजी। शिलभद्र रियाजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े। याची अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा अम्हारा गांव से थे। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई। इसे बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है। 1940 में जो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई? वह थी सिस्टर्स ऑफ द एपो एपोस्टोलिक कार्पेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल कार्मेल। पटना महिला कॉलेज बिहार की महिलाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षण का पहला संस्थान है। बिशप विजय सुलीवन SJ पटना के बिशप संस्थापक और मदन M जोसेफिन AC एपोस्टोलिक कार्पेल के सुप्रियर जनरल ने इसका नाम जो है ना पटना विमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। वर्तमान समय पटना महिला कॉलेज से सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्पेल द्वारा संचालित किया गया। एपो एपोलोस्टिक कार्पेल की स्थापना 1968 में फ्रांस में हुई और भारत की इसकी स्थापना 1870 में हुई। नेशनल कॉलेज नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था, याद रखना है। BPSC टीचर में पूछा गया है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 में गांधी जी ने किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में गांधी जी ने किया था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई यद्यपि तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रहा। प्रधान जाति के हिंदू। 1950 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया जबकि वैधता के सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए गए खंड 4B और 23F को छोड़कर 1959 में इसे संशोधित किया गया लेकिन अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर बगीचा तालाब पुस्तकालय व्यापार आदि उद्देश्य जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ना किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है। बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सत्यानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भी आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। आइए देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त में से किसी आंदोलन का संबंध नहीं थे। उन्हें संविधान की सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आम सहमति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा किसी भी सभा से नहीं जुड़े थे या किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थे। एक वर्चस्वशाली जाति जो ना स्वतंत्रता के पूर्व नहीं थे कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार राजपूत कायस्थ वर्चस्वशाली जाति थी जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। 1940 में यह बात किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। प्रश्नगत विकल्पों में सरदार पटेल ने 1940 में बिहार में हुए सांप्रदायिक दंगे में कहा था। आइए अब हम सब राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश कर गए हैं।
राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश कर चुके हैं। राजनीतिक परिदृश्य ऐसे हिस्ट्री का मेन जो पूछा जाता है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, वो पूरा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आज हिस्ट्री से संबंधित इतना रखते हैं, बाकी जो भी इससे संबंधित आगे का है, आगे हम सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर आइए इसको भी देख ही लेते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को। इस इतना में खत्म ही हो जाएगा। आइए राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में बिहार उड़ीसा, आइए देखते हैं, बिहार उड़ीसा ही होना चाहिए, यही है, बिहार बिहार उड़ीसा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम रायपुर में हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल के एडवोकेट जनरल 1905 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने के बाद प्रथम भारतीय थे। 1908 में उसके पद पर पुष्टि हुई और 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 1921 में इस पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को उसकी मृत्यु हो गई। सत्येंद्र नाथ सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये सर जेम्स डेविड शिप्टन। सर जेम्स डेविड शिप्टन 26 अप्रैल 1929 से 25 अगस्त 1929 तक, 5 जून 1930 से 21 सितंबर 1930 तक, 7 अप्रैल 1932 से 31 अक्टूबर 1934 तक, पुनः 11 अप्रैल 1935 से 31 मार्च 1936 तक बिहार राज्य उड़ीसा और बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। फिर सर जेम्स डेविड शिप्टन, और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉरिस गार्नियर हेलेट बिहार के राज्यपाल बने। यानी कि 1929 से 37 तक लगातार बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टर थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये थे राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। इनके तहत सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और कुछ को मनोनीत भी किया जाता है। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों, इसमें पॉलिटी पॉलिटी आ गया है, इसीलिए इसको 4 क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू से राजनीतिक परिदृश्य से ही हम सब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमको ख़त्म करना था हिस्ट्री हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमको ख़त्म करना था इस वीडियो में, और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन हम ख़त्म कर दिए हैं। घटना चक्र का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम सब लाएंगे उसमें पॉलिटी का ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जितने भी बच्चे हैं ये क्लियर कर दिया जाएगा, और 175 क्वेश्चन में हम सब हिस्ट्री का ख़त्म कर दिए हैं। 175 क्वेश्चन में घटना चक्र से बिहार स्पेशल का हिस्ट्री समाप्त हम सबका हो गया। इसीलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इन सबके लिए वीडियो बना रहे हैं और इतना मेहनत हो रहा है, तो आप सब इतना दूर अगर देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइए, अगर अच्छा लग रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है तो।